हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो टाइम। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम करने वाले क्लास 11th के बायोलॉजी का चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 इज़ ऑलरेडी आउट। अगर आपने नहीं देखा है सो गो एंड चेक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमें टॉपिक करना था राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज़। सो राइबोसोम्स जो है प्रोकैरियोट्स में एसोसिएटेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सेल के। इसका साइज़ होता है 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर तक और इसके दो सब यूनिट्स होते हैं प्रोकैरियोट्स में 50S एंड 30S जो कंबाइन होकर फॉर्म करते हैं 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। राइबोसोम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का साइट। राइबोसोम अटैच होता है किसी सिंगल mRNA पर और चेन फॉर्म करता है राइबोसोम्स का, जिसको बोला जाता है पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। फिर ये पॉलीसोम से जो एक पर्टिकुलर राइबोसोम है वो mRNA को ट्रांसलेट करता है प्रोटीन में, इसीलिए इसे कहा जाता है साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट हम जाते हैं इंक्लूजन बॉडीज़ पर। इंक्लूजन बॉडीज़ होते हैं रिजर्व मटेरियल प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो स्टोर होता है साइटोप्लाज्म में इंक्लूजन बॉडीज़ के फॉर्म में। ये किसी भी मेम्ब्रेन सिस्टम से बाउंड नहीं होते और साइटोप्लाज्म में फ्रीली लाई करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइकन ग्रैन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। गैस वैक्यूल्स पाए जाते हैं ब्लू ग्रीन, पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। गैस वैक्यूल्स बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं इन सबको। यूकैरियोटिक सेल्स में इंक्लूडेड है प्रोटिस्ट्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजी। यूकैरियोट्स में एक एक्सटेंसिव कंपार्टमेंट होता है साइटोप्लाज्म का जो प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स यूकैरियोट्स में ही प्रेजेंट होते हैं और प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होते। यूकैरियोटिक सेल्स जो है उनके पास एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है जिसमें एक जो न्यूक्लियर एनवेलप के साथ प्रेजेंट होता है। एडिशनल में इसके वैरायटी है कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स के। इनका जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड होता है क्रोमोसोम में। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते। प्लांट्स और एनिमल सेल्स वो डिफरेंट है एक दूसरे से कि प्लांट सेल्स में सेल वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो एनिमल सेल्स में एब्सेंट होता है। ये जितनी भी चीज़ें जैसे कि सेल वॉल्स, प्लास्टिड्स और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल ये एनिमल सेल में मौजूद नहीं होता। और एनिमल सेल्स के पास सेंट्रियोल्स होता है जो ऑलमोस्ट जितने भी प्लांट सेल्स हैं उनमें एब्सेंट होता है। नाउ यहाँ पर डायग्राम्स गिवन है प्लांट सेल का और एनिमल सेल का। प्लांट सेल में यहाँ आप देख सकते हैं कि लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है और एनिमल सेल्स में एब्सेंट है, लेकिन एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स है जो प्लांट सेल में नहीं है। बेसिक ये डिफरेंस है इन दोनों में। सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट है बट एनिमल सेल्स में एब्सेंट है। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट टॉपिक जो कि है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के डिटेल स्ट्रक्चर जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1950s में इन्वेंट हुआ तब सेल मेम्ब्रेन के डिटेल स्ट्रक्चर को जाना गया। मीनवाइल केमिकल स्टडीज़ हो रहे थे सेल मेम्ब्रेन पे, स्पेशली आरबीसी पे जिसके पास कोई भी ऑर्गेनल नहीं होता, तो ये बहुत ज़्यादा आसान पड़ता था साइंटिस्ट को उसके स्ट्रक्चर के बारे में समझने में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। ये स्टडीज़ शो करते थे कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो मेनली कंपोज होता है लिपिड्स और प्रोटीन्स से। मेजर लिपिड्स फॉस्फोलिपिड्स होते हैं जो बायलेयर में अरेंज्ड होते हैं और लिपिड्स अरेंज होते हैं मेम्ब्रेन में जो अरेंजमेंट होता है लिपिड्स का उसमें पोलर हेड, यहाँ डायग्राम में भी गिवन है जो डायग्राम एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल का है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे जो अरेंजमेंट होता है लिपिड्स में, मेम्ब्रेन में अरेंजमेंट लिपिड्स का, पोलर हेड वो आउटसाइड प्रेजेंट होता है और हाइड्रोफोबिक टेल्स
वो इनर्ट पार्ट में मौजूद होता है। ये इंश्योर करता है कि जो नॉन पोलर टेल है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से प्रोटेक्टेड रहें एक एक्वस एनवायरनमेंट में। इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड्स मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल। फॉस्फोलिपिड्स के अलावा मेम्ब्रेन कंटेन करता है कोलेस्ट्रॉल भी। लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस ने ये रिवील किया कि सेल मेम्ब्रेन पोजेस करते हैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी। प्रोटीन का रेशियो और लिपिड का रेशियो वेरी करता है अलग अलग सेल टाइप्स में। ह्यूमन बींग्स में जो इरेथ्रोसाइट का मेम्ब्रेन है वो 50% इट कंटेन्स 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड्स। और एक ईज़ ऑफ एक्सट्रैक्शन पे डिपेंड होके जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इंटीग्रल और पेरिफेरल, जो यहाँ डायग्राम में गिवन है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसमें पेरिफेरल प्रोटीन जो है वो आउटसाइड है, पेरिफेरल प्रोटीन सरफेस पे है, मेम्ब्रेन के सरफेस पे, और जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो पार्शियली या टोटली बरीड है मेम्ब्रेन में। जो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये दिया था सिंगर और निकलसन ने 1972 में, जो सब वाइडली एक्सेप्टेड था। ये मॉडल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर और निकलसन ने दिया था 1972 में। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो क्वासी फ्लूइड नेचर है लिपिड्स का, ये एनेबल करता है प्रोटीन्स के मूवमेंट को, लेटरल मूवमेंट को प्रोटीन्स के। पूरे बायलेयर में जो प्रोटीन्स का लेटरल मूवमेंट है वो क्वासी फ्लूइड नेचर की वजह से है लिपिड के। ये एबिलिटी है ताकि ये जो एबिलिटी मूव करने में हेल्प करती है फ्लूइड्स को मेम्ब्रेन में, उसे फ्लूइडिटी कहा जाता है। मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड नेचर है वो वेरियस फंक्शंस के लिए हेल्प करता है, जैसे कि सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्युलर जंक्शंस, सेक्रीशन, एंडोसाइटोसिस और सेल डिविजन्स, और भी बहुत सारे फंक्शंस। जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। इसमें ट्रांसफ़र ऑफ मॉलिक्यूल्स सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होता है कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए। ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं बिना किसी एनर्जी के रिक्वायरमेंट के। मेम्ब्रेन में ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं बिना एनर्जी के रिक्वायरमेंट के। इसे कहा जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। न्यूट्रल सॉल्यूट्स ये मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करते हैं सिंपल डिफ्यूजन से, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग, यानी कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे। वाटर जो है वो भी मेम्ब्रेन में मूव करता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में। वाटर के मूवमेंट को, डिफ्यूजन की वजह से जो वाटर का मूवमेंट हो रहा है उसे कहा जाता है ऑस्मोसिस। पोलर मॉलिक्यूल्स पास नहीं हो सकते नॉन पोलर लिपिड बायलेयर से, उन्हें एक कैरियर प्रोटीन चाहिए होता है ताकि वो अपने ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट कर सके मेम्ब्रेन में। कुछ आयंस और मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ काम करते हैं, उसके अगेंस्ट काम करते हैं, यानी कि वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। उसमें ये जो भी ट्रांसपोर्ट है ये एनर्जी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट है, यानी कि इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड है और एटीपी यूटिलाइज हो रहा है, इसीलिए इस ट्रांसपोर्ट को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है, जिसका एग्जाम्पल है सोडियम या पोटेशियम पंप, जो आगे फर्दर चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट टॉपिक, सेल वॉल। सेल वॉल एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक आउटर कवरिंग प्रोवाइड करता है, फंजी में भी और प्लांट्स में भी। सेल वॉल सिर्फ सेल को शेप ही नहीं देता बल्कि सेल को प्रोटेक्ट भी करता है मैकेनिकल डैमेज से और इन्फेक्शन से। वो हेल्प करता है सेल टू सेल इंटरैक्शन में भी और प्रोवाइड करता है बैरियर के तौर पे अनडिज़ायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल से सेल को प्रोटेक्ट करता है, एक बैरियर के फॉर्म में रहता है। एल्गी के पास भी सेल वॉल है,
जो कि सेल्यूलोज से बना होता है, गैलेक्टन से, मैनन्स और मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट से। वाइल प्लांट्स में जो सेल वॉल कंपोज होता है वो कंसिस्ट करता है सेल्यूलोज का, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन्स और प्रोटीन्स। यंग प्लांट में जो यंग प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है उसे प्राइमरी वॉल कहा जाता है, जो ग्रोथ में हेल्प करता है, लेकिन समय के साथ वो गायब हो जाता है जब सेल मैच्योर होने लगता है। फिर सेकेंडरी वॉल फॉर्म होता है जो अंदर की तरफ फॉर्म होता है सेल्स में। नाउ लेट्स कम टू मिडल लेमेला जो है वो लेयर, मिडल लेमेला का लेयर कैल्शियम पेक्टेट से फॉर्म होता है जो होल्ड करता है या ग्लू करता है नेबरिंग सेल्स को एक दूसरे में। सेल वॉल और लैमेले में भी ट्रांसफर्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्ट करता है नेबरिंग सेल्स के साइटोप्लाज्म को। नेक्स्ट टॉपिक है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इसमें शुरुआत में बताया गया है कि जितने भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स होते हैं उनके खुद के स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके खुद के फंक्शंस होते हैं। तो कुछ ऐसे भी ऑर्गेनल्स हैं जो कि एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम फॉर्म करते हैं क्योंकि उनके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड होते हैं। इनमें आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम और वैक्यूल्स। और ऐसे भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स हैं जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में मौजूद नहीं हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम्स। ये कोऑर्डिनेटेड नहीं है, इसीलिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आते। सो लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के स्टडीज़ के अकॉर्डिंग जो यूकैरियोटिक सेल्स पर हुआ, उसने ये रिवील किया कि उसमें जो भी साइटोप्लाज्म है उसमें प्रेजेंट है एक नेटवर्क या रेटिकुलम, टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स का, जो पूरा बिखरा है, स्कैटर्ड है साइटोप्लाज्म में, जिन्हें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया गया। हेंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड्स इंट्रासेल्युलर स्पेस को दो डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करता है ER। एक है ल्यूमिनल जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है, और होता है एक एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ये दो कंपार्टमेंट्स होते हैं। जो ER है यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो शो करता है राइबोसोम अपने आउटर सरफेस पे। अगर वो राइबोसोम शो करता है अपने आउटर सरफेस पे तो उन्हें कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर ये एब्सेंट होते हैं यानी कि राइबोसोम्स अगर एब्सेंट हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ नज़र आएगा, तो उसे कहा जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ लेट्स कम टू उनके फीचर्स क्या है। जो RER है यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व होता है ऐसे सेल्स में जो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में और उसके सेक्रीशन में। वो एक्सटेंसिव होते हैं और आउटर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन में कॉन्टीन्यूस प्रेजेंट होते हैं। वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो मेजर साइट होते हैं लिपिड के सिंथेसिस के लिए। एनिमल सेल्स में जो लिपिड लाइक स्टीरॉयडल हार्मोन्स होते हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही सिंथेसाइज होते हैं। सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड का सिंथेसिस होता है, रिमेंबर दिस पॉइंट्स। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट कम टू गोल्जी अपार्टस। गोल्जी अपार्टस एक साइंटिस्ट के नेम पर रखा गया है इसका नाम, जिनका नाम था कैमिलो गोल्जी। 1898 में उन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया इसे कि ये डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स थे न्यूक्लियस के अक्रॉस, न्यूक्लियस के पास थे ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट, और उनके नाम पे इस स्ट्रक्चर का नाम दिया गया गोल्जी बॉडीज़। ये कंसिस्ट करते हैं बहुत से फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स या जिन्हें सिस्टर्ने कहा जाता है। इनका डायमीटर होता है 0.5 म्यूमीटर से 1.0 म्यूमीटर तक का। ये स्टैक्ड, ये पैरेलली प्रेजेंट होते हैं एक दूसरे के, और इनके जो वेरिड नंबर्स प्रेजेंट होते हैं ये फॉर्म करते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स को। गोल्जी सिस्टर्ने जो है वो अरेंज होता है दो पार्ट्स में। एक होता है
कॉन्वेक्स सिस जिसे फॉर्मिंग फेस भी कहा जाता है, और दूसरा होता है कॉनकेव ट्रांस जिसे मैच्योरिंग फेस भी कहा जाता है। ये सिस और ट्रांस फेसेस जो हैं ऑर्गेनल के, ये दोनों डिफरेंट होते हैं और लेकिन इंटरकनेक्टेड होते हैं। डिफरेंट हैं बट इंटरकनेक्टेड हैं। तो गोल्जी अपैरेटस ये इसका मेन फंक्शन होता है मटेरियल्स की पैकेजिंग करना और इसको डिलीवर होना इंट्रासेल्युलर टारगेट्स पर या फिर सेक्रीट होना सेल के बाहर। मटेरियल्स जो पैकेज्ड हुए हैं वेसिकल्स के फॉर्म में वो फ्यूज़ होते हैं, उसका जो सिस फेज होता है वो फ्यूज़ होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। गोल्जी अपैरेटस के सिस फेज फ्यूज़ होता है ER से और मूव करता है मैच्योरिंग फेज की तरफ। ये एक्सप्लेन करता है कि गोल्जी अपैरेटस क्यों एक क्लोज एसोसिएशन फॉर्म करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये असर्शन रीजन में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि गोल्जी अपैरेटस एक क्लोज एसोसिएशन फॉर्म करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्योंकि उनका सिस फेज अटैच होता है, मतलब कि सिस फेज फ्यूज़ होता है ER से और मूव करता है मैच्योरिंग फेज की तरफ जब मटेरियल्स पैक्ड हो जाते हैं वेसिकल्स के फॉर्म में। नेक्स्ट ये है कि प्रोटीन्स जो है वो सिंथेसाइज, जो प्रोटीन्स राइबोसोम से सिंथेसाइज होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, वो मॉडिफाई हो जाता है गोल्जी अपैरेटस के सिस्टर्ने में बिफोर कि वो रिलीज़ हो और फ्रॉम अपने ट्रांस फेज से रिलीज़ होने से पहले। गोल्जी अपैरेटस एक इम्पॉर्टेंट साइट है फॉर्मेशन के लिए ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स के लिए, जिसे ग्लाइकोसाइलेशन भी कहा जाता है। लाइजोसोम्स पर आते हैं। लाइजोसोम्स जो हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो फॉर्म होते हैं पैकेजिंग, गोल्जी अपैरेटस के पैकेजिंग के प्रोसेस से फॉर्म होते हैं ये लाइजोसोम्स। जो आइसोलेटेड लाइजोसोमल वेसिकल्स होते हैं वो ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हाइड्रोलिसिस, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेसेस। इन एंजाइम्स में ये प्रेजेंट होते हैं आइसोलेटेड लाइजोसोमल वेसिकल्स। ये एंजाइम्स कैपेबल होते हैं डाइजेस्ट करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स को, क्योंकि ये एक्टिव होते हैं एसिडिक pH पर, तो ये डाइजेस्ट कर पाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को, लिपिड्स को और न्यूक्लिक एसिड्स को। नाउ लेट्स कम टू वैक्यूल्स। वैक्यूल्स होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस। साइटोप्लाज्म में जो मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है वो होते हैं वैक्यूल्स। इसमें वाटर होता है, सैप होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होता है या फिर जो ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो सेल के लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं होते। ये बाउंड होते हैं एक सिंगल मेम्ब्रेन से जिसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। प्लांट सेल में ये सेल का अप्रॉक्सीमेटली ऑक्यूपाई अप टू 90%, प्लांट सेल का 90% तक का वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई कर सकते हैं वैक्यूल्स। प्लांट्स में जो टोनोप्लास्ट है वो फैसिलिटेट करता है आयंस के ट्रांसपोर्ट को और दूसरे मटेरियल्स को कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ वैक्यूल में। हेंस कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सिग्निफिकली वैक्यूल में ज़्यादा होता है दैन इन कंपैरिजन टू साइटोप्लाज्म। अमीबा जो है उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो कि ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, और दूसरे सेल्स जैसे कि प्रोटिस्ट में फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है जो फूड पार्टिकल्स को एनगल्फ करने में हेल्प करता है। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आगे के टॉपिक्स नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करेंगे। सो यहाँ तक अगर वीडियो को देखा है सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, like the video and share with your friends.